हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सितंबर 2014 का पेपर 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। ये तो पहला है, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। मतलब आवृत्ति मतलब होता है रिपीट, जो है बहुत तेज़ी से मतलब बार बार किसी चीज़ को लेना, इसको रिपीट करना भी आप कह सकते हैं। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंटली मतलब होता है बार बार रिपीट करना। तो बहुत जल्दी अगर एग्जाम लिया जाएगा तो क्या वो किसी के जो है बुद्धि के विकास में संभव। संज्ञानात्मक मतलब होता है किसी के बौद्धिक स्तर का विकास करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों, जहाँ भी पारंपरिक इस तरह का मतलब ट्रेडिशनल बात आ जाए, ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल बात जो है मतलब कि अगर रूढ़िवादिता से कोई बात आ जाए तो उसको जो है नकार देना है। एक समृद्ध, और जहाँ भी एक बात याद रखिएगा, जहाँ भी आप देखिएगा ना किसी चीज़ को विविधतापूर्ण कह रहा हो, ठीक है ना, बहुत तरीके से कह रहा हो, मल्टीपल तरीके से कह रहा हो, तो वो आंसर ही सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। सहयोगात्मकता, अगर सहयोगात्मकता का बात किया जाता तो उसे आप मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने को कह रहा है। तो इसका ये आंसर नहीं होगा, इसका थर्ड आंसर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें बोला मानव विकास है। मानव विकास क्या है, क्या सिर्फ मात्रात्मक है, गुणात्मक है। तो मानव विकास, मानव का विकास जो है एक तरीके से नहीं हो सकता है। मानव का विकास जो है और कह रहा है कुछ सीमा तक अमापनीय है, मतलब उसे मापा नहीं जा सकता है। तो आपको पता है कि मानव विकास को मापने के लिए साइकोलॉजी स्तर पर कई तरीके के बताए गए हैं। तो यह क्या होता है, मानव विकास को मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक मतलब आप समझ लीजिए जैसे कि इसको मेजरमेंट किया जाता है, जैसे किसी का वेट होता है, किसी की हाइट होती है, किसी का वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। तो इस तरह जिसको आप वेट कर सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, उसको जो है मात्रात्मक कहते हैं। और गुणात्मक कहलाता है जो किसी के अंदर नैतिकता, जैसे नैतिकता का विकास हुआ, वो एक गुण में आता है कि स्मेल की पाउडर टेस्ट हो गया, कलर हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ये सब क्या होता है, ये गुण होती है किसी का। तो ये क्या होता है, दोनों ही होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रकृति और पोषण का विवाद किससे संबंधित, वो तब पूछ रहा है। तो प्रकृति और पोषण आप हमेशा याद रखिएगा। प्रकृति का मतलब होता है जो नेचुरली रूप से, जेनेटिक रूप से आपको मिला हो, और जो है पोषण का मतलब होता है जो है आपको वातावरण से जो भी आपने अचीव किया हो। जो है आपको प्रकृति मतलब पता ही होगा कि प्रकृति मतलब होता है नेचर। नेचर मतलब जो प्राकृतिक तौर पर उसे मिला हो। और जो पोषण, पोषण मतलब होता है जिसको आपको पालन पोषण किया गया हो। तो पालन पोषण किससे संबंधित होता है, पालन पोषण आप देखिएगा वातावरण से संबंधित होता है, और प्रकृति आनुवंशिकता से। तो इसका आंसर जो है पहला होगा, आनुवंशिकता और वातावरण से संबंधित होगा, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जो है चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो सामाजिकरण की स्वास्थ्य क्लब। स्वास्थ्य क्लब में अगर आप किसी जिम वगैरह में जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आप समाज से मिलते जुलते हैं। परिवार में तो सामाजिकरण होता ही है। इको क्लब मतलब जैसे कि पर्यावरण से संबंधित जो भी इस तरह का क्लब बना हुआ, वहाँ आप जाते हैं तो सामाजिकरण की प्रक्रिया बनती है। सार्वजनिक पुस्तकालय में जो है वो वहाँ पे जो है आपको जो है किसी भी सामाजिकरण की प्रक्रिया को वहाँ पे निष्क्रिय होता है, क्योंकि है आप पब्लिक लाइब्रेरी में, या लाइब्रेरी में लोग शांत रहते हैं, लाइब्रेरी में लोगों को बातचीत करने का अलाव नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर सबसे जो है निष्क्रिय आपको एजेंसी जो मिलेगी वो मिलेगी लाइब्रेरी। वाइगोस्की के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की गई है। तो वाइगोस्की ने जो है समाज के बारे में भी कहा है, सांस्कृतिक भी कहा है, और भाषा का भी बारे में कहा है, लेकिन उन्होंने जेनेटिक को मतलब जैविक को, बायोलॉजिकल को, उसको जो है नकार दिया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें बोला 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान और हाथों से सोचते हैं तो वो जो है ये मेनली जो है जिन प्याजे के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पूछ रहा है 1 साल का बच्चा, आपको पता ही है 0 से 1 तक उनका जो है इंद्रिय जनित कामिक, मतलब वो सारा कुछ काम क्या करता है अपने 5 इंद्रियों से, मतलब कि आँख, कान, नाक से करता है, तो उसे इंद्रिय जनित कामिक कहा जाता है, ठीक है ना। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर बहुमत की बात है, ठीक है ना, बहुमत को अगर आपको अपने फेवर में करना है तो क्या हो सकता है, नियमों को जो है संशोधित किया जा सकता है। तो यह सहपाठी विरोधी, मतलब ये क्या हो रहा है, जो उसके साथ का ऋषभ है उसके ये विरोध में प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आपको जो है विषमांग नैतिकता का जो है पूछ रहा है। इसमें बता रहा है विषमांग नैतिकता होगा कि संज्ञात्मक अपरिपक्वता होगा, प्रतिक्रिया होगा, या सहयोग की नैतिकता होगा। तो यहाँ पे आपको जो है चौथा आंसर होगा सहयोग की नैतिकता। मतलब वो क्या कहना चाह रही है कि सहयोग के लिए जो है क्या हो सकता है, हमें जब बहुमत को साथ में लेके चलना है तो हम क्या कर सकते हैं, नियमों में भी संशोधन कर सकते हैं। तो वो क्या कर रही है, उसका कहने का मतलब है कि सबको साथ लेके चलना है। तो इसलिए जो है क्या हुआ, ये नैतिकता की बात की जा रही है। और कैसी नैतिकता, तो वो सहयोग के साथ नैतिकता की बात की गई है। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो आपको पता है स्टर्नबर्ग ने जो है त्रिस्तरीय, आपको पता है 3 तरह का बुद्धि का बात किया है। तो उसमें से पहला बुद्धि उन्होंने विश्लेषणात्मक बुद्धि या घटक
बुद्धि मतलब जिसे एनालिटिक बुद्धि कह सकते हैं आप, अनुभविक जो है बुद्धि कह सकते हैं, और व्यवहारिक बुद्धि। तो इसमें आप देखिए किसी में भी जो है विश्लेषणात्मक भी नहीं दिख रहा है आपको, अनुभविक ने भी नहीं दिख रहा है, इसमें सिर्फ आपको एक व्यवहारिक बुद्धि दिख रहा है। तो इसका मतलब ये तीसरा जो है पहला जो है इसका आंसर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो किसने सबसे पहले बुद्धि निर्माण किया था? तो ये आपको याद करने वाला रटने वाला चीज़ है। तो अल्फ्रेड बिने, आप याद रख लीजिएगा कि बुद्धि का परीक्षण किया जा सकता है, ये सबसे पहले जो किया कहा था तो अल्फ्रेड बिने ने कहा था। ये बहुत ही आप इसको हमेशा ये क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि जो बहुबुद्धि सिद्धांत एक आप जो हार्डनर का देखेंगे, उन्होंने कहा था कि जो है बुद्धि का परीक्षण नहीं किया जा सकता है, लेकिन अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के परीक्षण का एक निर्माण का जो है प्रक्रिया को बनाया था कि कैसे बुद्धि का जो है किया जा सकता है। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में किस क्षमता से संबंधित है? मतलब ध्वनि में है तो ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना, सही एवं धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना और सीखना, व्यवहार के नियमों का दक्ष होना। ठीक है ना। ध्वनि संबंधी जब यहाँ बात ही कह रहा है तो यहाँ पे ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना ही क्या होता है? ध्वनि संबंधी जागरूकता होगा, क्योंकि यहाँ पे मेनली पूछ ही रहा है कि आपको जो है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस के बारे में, किसी के बारे में आप ज़्यादा कुछ भी जागरूकता पैदा कर सकते हैं, तो वो पहला इसका आंसर होगा। आगे हम लोग तो कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद मतलब लिंग भेद आप कैसे कहेंगे? शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। बिल्कुल जो है शिक्षार्थी, इसमें वो दूसरा बोला है शिक्षार्थी कि हाँ जो है हराशों उन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है। तीसरा है पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुखी प्रयासों और निष्पादन का कारण बन सकता है। महिला शिक्षार्थियों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक जो है किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहला इसका आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पे लिंग भेद क्या संबंधित है? तो यहाँ पे दूसरा इसका आंसर होगा। आप देखने से ही समझ में आता होगा कि शिक्षार्थियों के जो हराशों उन्मुख प्रयास और निष्पादन का कारण बन सकता है। मतलब शिक्षार्थी जो होता है अगर लिंग भेद किया जाएगा तो क्या होगा? इसमें पहला तो कह रहा है कि निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, तो जाहिर सी बात जब जेंडर का आप डिवीजन में बांटेंगे किसी को तो उसको जो है इसका परफॉर्मेंस को तो प्रभावित करेगा ही। ठीक है ना। तो इसीलिए पहला इसका नहीं हो सकता। दूसरा इसलिए हो सकता है होगा क्योंकि हराशों उन्मुख प्रयासों या निष्पादन का कारण बन सकती है परफॉर्मेंस का। ठीक है ना। उसका जो है विकास क्या होता है? जो है ह्रास में जा सकता है, मतलब उसमें कमी आ सकती है। अगर आप जेंडर में जो है भेदभाव लड़का लड़की या महिला पुरुष में भेदभाव करेंगे तो उसमें जो है कमी आ सकती है। इसका जो है आप जो है दूसरा आंसर होगा। और निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? सबसे पहला पूछ रहा है कि सीखने की एक शैली का, तो इसमें जो पहला आंसर होगा जैसे विजुअल आप देखेंगे ना, आप जब किसी विजुअल करना किसी चीज़ को देखना, ठीक है ना, जैसे अगर आप किसी मूवी को देखते हैं तो वो मूवी आपको बिल्कुल उसके डायलॉग उसके जो है एक जो है उसमें जो भी पिक्चराइज किया गया है, एक डायलॉग से लेके एक जो पिक्चराइज का जो हर चीज़ गाना से लेके आपको सब कुछ याद रहती है। क्योंकि वो विजुलाइज किया गया है। लेकिन जब भी आप देखिए इसमें एक तथ्य दिया गया है। तथ्य आप देखिएगा किताबों का पढ़ते रहते हैं, आज पढ़ते हैं 2 दिन बाद भूल जाते हैं, कल पढ़ते हैं इसलिए 2 दिन बाद भूल जाते हैं। उसके बाद किसी को संग्रह करना भी एक वही होता है कि किसी चीज़ को माइंड में संग्रह करना, और स्पर्श संबंधी तो है ही नहीं, सीखने का स्पर्श से कोई संबंध नहीं होता। तो इसमें आप अगर किसी चीज़ को देख पाते हैं, विजुअल कर पाते हैं, तो वो सबसे लंबे समय तक आपके दिमाग में भी रहेगा। तो यहाँ पे सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है पहला। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक टीचर है, उसने क्या किया, उसने एक पुस्तक को लिया, ठीक है ना, एक पुस्तक को लिया, ठीक है ना, और उसके बाद उन्हें जो है और उन्हें पढ़ता है, फिर उसके बाद से उसको क्या किया, उसको रीड किया, उसके बाद वो योजना बनाया कि मैं इसे अपने शिक्षार्थियों को कैसे कैसे किस तरह से पढ़ाऊंगा कि शिक्षार्थियों को अच्छे से समझ में आएगा, इसमें मैं क्या क्या जो है कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ। जैसे कोई यूट्यूब बनाते हैं तो उसमें आपको सोचते हैं ना, सेम चीज़ वही यहाँ पे बोल रहा है। तो ये किस तरह का जो है कॉन्सेप्ट है, यह यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आप देखिएगा, यहाँ पूछा सीखने का आकलन, क्या वो सीखना चाह रहा है? सीखना नहीं चाह रहा है वो, ठीक है ना। सीखने के रूप में आकलन, ठीक है ना, सीखने के लिए आकलन, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे तीसरा इसका आंसर होगा कि सीखने के लिए वो आकलन कर रहा है किसी चीज़ को। मतलब आप किसी चीज़ को बताना चाह रहे हैं, उससे पहले आप उसको क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं और उसका असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। आकलन मतलब क्या होता है, उसकी गणना करना, ठीक है ना, किसी चीज़ की जो है गणना करना, उसको जो है असेस करना जो है आकलन कहलाता है। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है, ठीक है ना, बोझ रहता है क्योंकि उन्हें
सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। उन्हें प्रत्येक विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय में परियोजनाएं कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थियों के मूल्यों एवं अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि जो है वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उसमें जो है क्या आएगा, इन चारों में आपको कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर लगता है। तो इसका चौथा होगा व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखना जो है इसका आंसर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें जो है ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, ठीक है ना। ग्रेड मतलब आपको पता ही होगा, जैसे अब वर्तमान समय में जैसे ABCD ऐसे ग्रेड दिया जाता है। पहले क्या होता था, परसेंटेज होता था, मतलब अंक दिया जाता था 250 100 100 में कितना अंक आया, इस तरह से। तो ये पूछ रहा है कि ये किस तरह से जो है दोनों में से अंतर है। तो ये अगर आप जब ग्रेड का जो है टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें जो है विश्लेषणात्मकता का बात किया गया है, ठीक है ना, एनालिसिस का बात किया गया है, क्योंकि एनालिसिस करके जो है ग्रेड दिया जाता है, सिर्फ अंक नहीं दिया जाता है। तो इसका जो है आंसर सेकंड होगा। छात्राएं क्या होती हैं, छात्राएं कठिन गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। उनकी अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्वक निष्पादन करती हैं, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक दक्षताएं रखती हैं। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी जो है ये इस तरह का नेगेटिव बात दोनों को तुलना किया जाए और किसी को कम और किसी को ज़्यादा बताया जाए ना, तो वो आंसर कभी नहीं लगाना है। तो इसमें आप देखिएगा जो पहला है कि वो कठिनाई महसूस करती हैं, ठीक है ना, गणित के अच्छे सीखती है लेकिन तब कठिनाई महसूस करती है जब उनसे उसका तर्क पूछा जाता है। तो ये चीज़ नेगेटिव बात कर रहा है। अपने हम उम्र के जो लड़के होते हैं उनसे जो है उनसे वो कम होती हैं, या फिर संगीत और भाषा में ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़कियां भी हर काम करती हैं, वो हर काम करती हैं जो कि आजकल के लड़के करते हैं। लड़के भी पायलट जो है आजकल लड़कियां भी पायलट बनती हैं, ठीक है ना, और कठिन से कठिन काम भी जो है वो करती हैं। तो सिर्फ लड़कियों को दूसरा मतलब वो गणित नहीं सीख सकती, इसलिए उसे दूसरा ऑप्शन दे दिया जाता है। तो इस तरह का आजकल जो है इस तरह की जो है आजकल नेगेटिव मानसिकता को नहीं लिया जाता है। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव, जब मतलब बच्चा पढ़ नहीं पाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डिसलेक्सिया। याद रखिएगा, लेक्सिया मतलब मैंने बहुत सारे पहले का वीडियो में भी बता दिया है। लकवा, अगर किसी के मुंह में लकवा मार जाए तो वो बोल नहीं सकता है, तो पढ़ेगा कैसे। तो याद रखिएगा, ल से लकवा, ल से जो है बोलना, ठीक है ना। और कैलकुलेरिया आपको पता ही है कि जो है गणित का समस्या से जो है कैलकुलेटर किस में उपयोग होता है, गणित में। जो है डिसग्राफिया, ग्राफिया मतलब होता है जो है लिखने से संबंधित जो है डिसेबिलिटी, मतलब ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो लिखने के अगर आपको लिखना पड़े तो आपको ग्राफ बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा, तो इसे लिखने से संबंधित आपको याद कर सकते हैं। डिस जो है उसके बाद से आता है डिसप्रॉक्सिया, ठीक है ना। डिस्प्रोक्सिया होता है गामन, मतलब चलने में असुविधा होती है उसको, ठीक है ना, कोई चीज़ पकड़ने वगैरह में असुविधा, मतलब आप इसको कहते हैं गमन प्रॉब्लम, कहते हैं गामक प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी के लिए विद्यालय में जो है सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से सबका शिक्षा सबका विकास जो है जब भी बात आए तो समावेशी शिक्षा में बिना देखे ही आपको लगा देना है, इसमें और कुछ भी सोचना ही नहीं है। प्रवाहपूर्ण व्याख्या, प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन, ठीक है ना, ये सब किस चीज़ की जो है विशेषता है ये बता रही। ये सब किससे संबंधित है, तो ये सब गिफ्टनेस से संबंधित है, ठीक है ना। फ्लुरेंसी, आप किसी चीज़ को बोल सकते हैं, किसी चीज़ को आप एलोबरेट कर सकते हैं, आपके अंदर ओरिजिनलिटी अधिक है, तो ये किस चीज़ का गुण आता है, ये प्रतिभा का गुण आता है। किसी कोई वो व्यक्ति प्रतिभावान है ये कहा जा सकता है। फिर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, किसमें, स्मरण से, समझ से, सर्जन से, क्रिएटिविटी से, ठीक है ना, क्रिएट करने से संबंधित बच्चों को, विश्लेषण से। जब भी बच्चा प्रतिभाशाली हो, या प्रतिभाशाली की बात ही नहीं होती है, बच्चों को जब भी कोई काम देना चाहिए तो वो क्रिएटिविटी उसके अंदर जरूर शामिल करना चाहिए ताकि बच्चा क्रिएटिव हो सके। देखिए आज के एजुकेशन में जो है सिर्फ रटे रटाए चीज़ों को किया जाता है, सिर्फ मतलब फैक्ट्स रटता है, जिससे कि क्या होता है, लोग MA PhD करके भी जो है बच्चे आजकल क्या हो रहे हैं, बेरोजगारी से पीड़ित हैं। तो लेकिन अगर उनमें एक स्किलफुल रहेंगे तो उन्हें जो है बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है,
ठीक है ना। गणित के बारे में पूछ रहा है कि गणित में आपकी गणित का जब भी आप पढ़ते हैं तो गणित से आप गणित में जो आपकी सीखने की जो है नियोग्यता का आकलन है, निम्न में से किस परीक्षण द्वारा आप सर्वाधिक उचित तरीका आपका कौन सा हो सकता है। तो जब भी आपको जो है किसी चीज़ का नियोग्यता हो और उसको आपको ये जानना है, असेस करना है कि क्या वो परीक्षण करना है उसको, तो आपको सबसे पहले जो है आप याद रखिएगा उसमें जो है डायग्नोसिस ही करना पड़ता है। जैसे शरीर के किसी बीमारी होता है तो उसके अंदर शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सबसे पहले आप कैसे जानेंगे। जो है सबसे पहले उसमें तरीका क्या होता है, सबसे उचित तरीका सबसे पहले तो उस बीमारी को जानना होता है कि हाँ कौन सी बीमारी है। उसी तरह से चाहे किसी भी निरोग्यता से संबंधित हो तो सबसे पहले जो है जो सर्वाधिक जो वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है किसी का डायग्नोस्टिक निदानात्मक परीक्षण करना होता है। तो इसका आंसर होगा दूसरा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सिद्धांत चित्र, कॉन्सेप्ट मैप, ठीक है ना। सिद्धांत चित्र मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाया जा सकता है, विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण से विशिष्ट विवरण पे एकाग्रता केंद्रित करके और अध्ययन के लिए शैक्षिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करके तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ा के, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको चौथा होगा, ठीक है ना। चौथा इसका आंसर होगा कि तर्कपूर्ण ढंग से जो है सूचनाएं जो भी आपको दी जा रही है वो सूचनाओं को आप सबसे पहले अरेंज करें और अरेंज करने के बाद अपनी योग्यता को आप बढ़ा सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो है एल्बर्ट बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। तो आपको पता है एल्बर्ट बेंडूरा का जो है आपको ये भी पता चल गया इसमें कि एल्बर्ट बेंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो सामाजिक अधिगम मतलब समाज के साथ रहकर कोई कैसे सीखता है, इससे संबंधित उन्होंने दिया था। तो उन्होंने इसमें क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो है खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ठीक है ना। और बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका होता है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक जो है विकास से स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पे दूसरा आंसर होगा कि बच्चों के सीखने के लिए मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका होता है। मॉडल बनाना मतलब जैसे आप फिल्मों वगैरह में देखते हैं ना, लोग मॉडल बनती हैं किसी चीज़ का, जो है पेप्सी का एडवर्टाइजमेंट बनने के लिए, कपड़ों का जो है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो इसी तरह से शिक्षा में भी क्या होता है, जब किसी चीज़ को पढ़ाया जाए और उसे एक प्रोजेक्ट के तहत काम करने के लिए जाए, उसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा जाए। जैसे घर अगर बनाना है तो घर का मॉडल आप बना के लाइए। तो उन्होंने इसी चीज़ पे जोर दिया था कि बच्चों को जो है अगर सिखाना है कोई चीज़ तो उसे मॉडलिंग एक मुख्य तरीका हो सकता है, ये बेंडूरा ने कहा था। निगमनात्मक तर्कना में शामिल होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्क, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण निर्माण, अन्वेषात्मक सीखना और स्व खोजपरक संबंधी सिद्धांत। तो जो है निगमनात्मक तर्कना में कौन सा शामिल होता है, तो इसमें जो है पहला होगा सामान्य से विशिष्ट की तरफ तर्कना को जो है बताया जा सकता है। तो सामान्य से विशिष्ट तर्कना, सामान्य का मतलब क्या हुआ, जैसे सबसे पहले छोटी छोटी कामों को करना और उसके बाद जो है आगे बढ़ते हुए जो है अब उसके जो है आप जो है विशिष्ट स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो उसे कहा जाता है जो है सामान्य से विशिष्ट स्तर पर पहुंचना। जब बच्चे एक अवधारणा को, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें है कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किन्होंने दिया था, तो यह विचार मुख्यतः E.L. थॉर्नडाइन ने दिया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कौशल संवेदनात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो संवेदनात्मक बुद्धि से संबंधित है मतलब कि इमोशनल से कौन सा संबंधित है, तो याद करना जो इमोशन का कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना। और गतिक प्रकरण जो है विचार करना और जो है समानुभूत देना, ठीक है ना। तो इसका चौथा आंसर होगा समानुभूत देना जो है। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक आंतरिक बल को प्रोत्साहित करना और व्यवहार परक प्रक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। तो यह किससे संबंधित होगा, ठीक है ना। तो इसमें अभिप्रेरणा, अध्याय अवसाय, ठीक है ना, अध्यवसाय, संवेग और वचनबद्धता। तो इसका जो है एक आंतरिक बल, ठीक है ना। जब भी आपको आंतरिक बल का बात आ जाए, ठीक है ना, मतलब इनर का कॉन्शियस का बात आ जाए आंतरिक बल को प्रोत्साहित करने के लिए, तो आप ये जान लीजिएगा कि वो अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। प्रोत्साहित करता है और व्यवहारिक प्रक्रिया के लिए बाध्य करता है, ठीक है ना। मतलब आप अपने इनर कॉन्शियस से कोई काम करें और उसके लिए मोटिव हो और फिर उसके अनुसार व्यवहार करें, तो ये जो है आपको अंदर से मोटिवेशन उसको मिलता है, इसलिए वो इस तरह का कार्य करता है। फिर निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत
जो है अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब किस जो है आप अभिप्रेरणा के स्थान पर किस शब्द का और उपयोग कर सकते हैं, तो वो होता है पुरस्कार का नहीं कर सकते, संवेग का नहीं, आवश्यकता का। इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आवश्यकता होगा। उत्प्रेरणा भी उसी के अंतर्गत है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको जो है आवश्यकता है। प्रेरणा, ठीक है ना, डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण के लिए आवश्यकता तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्षणों को प्राप्त करने की आवश्यकता को जो है संबोधित करता है। तो ये कौन सा है, ये जो है इसमें पूछ रहा है कि ये किसके अंतर्गत आएगा। प्रभावी आएगा, भावात्मक आएगा, संरक्षण उन्मुखी आएगी, सुरक्षा उन्मुखी आएगी। तो ये संरक्षण जो है ये जो है भावात्मक आएगा, ठीक है ना। इसका दूसरा आंसर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक जो है प्रकार से प्रभावित करती है। अनुत्तीर्ण होने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध और माता पिता से जो है दबाव। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसका सबसे प्रीफिट आंसर लग रहा होगा तो अर्थपूर्ण जो है संबंध लगा। इस प्रकार से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, और शेयर और जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।